आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के जिला अध्यक्ष मोहित नागर जी। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो जमकर वायरल थी जिसमें मौलाना को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। जिस शख्स ने मौलाना को थप्पड़ मारा था वह नेता है मोहित नागर और आज हमारे साथ मौजूद है। उसने जो अभद्र भाषा समाजवादी पार्टी की सांसद माननीय डिम्पल यादव जी के ऊपर की थी, जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। ऐसे कारण क्या हो सकते हैं जिस वजह से 2027 में भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी? जो योगी जी स्टूडियो में भी चैनल्स पे भी कई बार मैंने सुना है कि ये कहते हैं हाँ मैं राजपूत हूँ और अपनी जाति के होने पर गुमान करता हूँ। जो आदमी जनसेवा के लिए किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन बैठा हो, अगर वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेगा, इस तरीके की भाषा बोलेगा, तो उस प्रदेश का क्या हाल होगा, उस प्रदेश के ब्यूरोक्रेट का क्या हाल होगा, उन लोगों को क्या हाल होगा जो वो रहते हैं। समाजवादी पार्टी क्या जातिवाद नहीं करती? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो लोगों का कहना है कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो यादववाद ज़्यादा बढ़ता है, खासकर जो इस्लाम धर्म से यानी मुसलमान समाज के जो लोग हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। भाई मैं आई लव श्री राम भी बोलूँगा, मैं आई लव मोहम्मद भी बोलूँगा, मैं आई लव क्रिश्चियन भी बोलूँगा, जीसस भी बोलूँगा, वाहिगुरु भी बोलूँगा। भाई हर आदमी की आस्था हो सकती है, आपकी किसी में, मेरी किसी में, और हो सकता है मैं सबका सम्मान करूँ। तो आई लव मोहम्मद बोलने में दिक्कत क्या है? भाई हर इंसान बुरा नहीं होता, हर धर्म बुरा नहीं होता। हो सकता है एक दो लोग बुरे हों, गलत हों, वो हर धर्म में हो सकते हैं, लेकिन आप सबको टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन भाजपा तो बोलते हैं कि सबके साथ सबका विकास, क्या है गलत बोलती है भाजपा? नहीं, अब तो यही चल रहा है कि सबका साथ और ठाकुर का विकास। क्या आपकी समाजवादी पार्टी से अब आजम खां को टिकट मिलेगा? जो पढ़ा लिखा एक वर्ग है उसका कहना ये है कि समाजवादी पार्टी गुंडों और माफिया की पार्टी है। अगर आज मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं के साथ रेप करने वाले विधायक नेता हैं तो भारतीय जनता पार्टी में है। अगर सबसे ज़्यादा अवैध जमीनों पर कब्जे करने वाले लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन इस गुंडे वाले टैक्स से कैसे बचेंगे? बूचड़ खाने बंद हो या बूचड़ खाने दोबारा से खोले जाएं? क्या यूपी गवर्नमेंट से प्रदेश का युवा खुश है? क्या यूपी गवर्नमेंट से प्रदेश का किसान खुश है? नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है नेशन ब्रॉडकास्ट के इस नए पॉडकास्ट। यूपी में 2027 में चुनाव है, ऐसे में हमें ये जानना जरूरी है कि यूपी गवर्नमेंट कितनी सफल रही। क्या यूपी गवर्नमेंट से प्रदेश का युवा खुश है? क्या यूपी गवर्नमेंट से प्रदेश का किसान खुश है? आज कई मुद्दों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के जिला अध्यक्ष मोहित नागर जी। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो जमकर वायरल थी जिसमें मौलाना को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। आपको बता दूं, जिस शख्स ने मौलाना को थप्पड़ मारा था वह नेता है मोहित नागर और आज हमारे साथ मौजूद है। आज हम जानेंगे कि आखिर वह परिस्थिति क्या बनी जिस वजह से मोहित नागर ने बीच डिबेट में न्यूज चैनल पर मौलाना को थप्पड़ मार दिया। और भी कई युवाओं के मुद्दों पर बात करेंगे, सपा सरकार की उपलब्धि पर बात करेंगे, भाजपा सरकार की कमियों के बारे में बात करेंगे और 2027 के चुनाव को लेकर भी हम बात करेंगे। इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए, इस पॉडकास्ट में आपको अहम जानकारियां मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाला, आप इस पॉडकास्ट में आए। आपके सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रही है जिसमें देखा गया है कि आपने एक मौलाना को थप्पड़ मार दिया और जिस मौलाना को आपने थप्पड़ मारा वह कोई छोटा मोटा मौलाना नहीं था, वह एक बड़ा मौलाना है और बहुत बड़े धर्म गुरु हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसी वजह क्या हुई जिसकी वजह से आपने उनको थप्पड़ मार दिया? देखो, इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या मौलाना ने किया कि किस कारण हमें उसके ऊपर मजबूरन हाथ उठाना पड़ा। उसने जो अभद्र भाषा समाजवादी पार्टी की सांसद माननीय डिम्पल यादव जी के ऊपर की थी, जिस भाषा का प्रयोग किया उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश था, जिसको लेकर भाजपा भी खुद प्रोटेस्ट कर रही थी कि ये मौलाना गलत बोला है, जिसको लेकर हम भी में भी रोष था। हमने कई दिन इस चीज को बर्दाश्त किया। फिर हमने उससे पूछा, एक दिन हमें जानकारी मिली कि वो किसी निजी चैनल में जा रहे हैं और हम वहां पहुंचे, हमारी उनसे बात हुई, डिबेट चल रही थी कि मौलाना जी जो आपने किया है वो गलत है, जो भाषा आपने बोली है वो गलत है। हर धर्म में हर इंसान का
सम्मान होता है, औरतें हों चाहे पुरुष हों। और आपके धर्म में भी औरतों का सम्मान होता होगा, हमारे यहाँ भी औरतों का सम्मान होता है। लेकिन जो आपने बोला है वो आपने गलत बोला था, उसके लिए आप गलत हैं, तो आप उस पर माफी मांग लीजिए और मैटर सारा खत्म हो जाएगा। तो मौलाना जी फिर भी उसी बात पर अड़कर, मैं तो माफी नहीं मांगता, कौन मुझसे माफी मंगवा लेगा, उसी बात को लेकर हमारी वहाँ हॉट टॉक शुरू हो गई, जिसको लेकर हमने उनमें वहां बजा दिया। फिर हम वहां से आ गए, जिसके बाद हमारे ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इंसान धर्म गुरु के भेष में महिलाओं की इज्जत नहीं करता हो, उनको मान सम्मान नहीं देता, वो मौलाना हो ही नहीं सकता। वो तो मौलाना या धर्मगुरु के नाम पर हो सकता है कलंक हो, कि ऐसे लोगों को समाज में इन पदों पर या इन जिम्मेदारियों पर होना ही नहीं चाहिए। जब आपने उनको थप्पड़ मार दिया उसके बाद आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई होगी, क्या कार्रवाई हुई है उसके बाद? एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें कि हमारे ऊपर वहाँ हमारा उनसे कहासुनी को लेकर झगड़ा हुआ, तो स्टूडियो की तरफ से, चैनल की तरफ से हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें हमारी बेल हो गई, हमने बेल करा ली। और जो चीजें आगे होंगी वो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। आप छात्र सभा के नेता हैं, छात्र सभा के जिला अध्यक्ष हैं। छात्रों की वर्तमान समय में क्या ऐसी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं योगी सरकार या भाजपा सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है? सबसे बड़ा आज की डेट में अगर मैं देखूं भारत में पूरे में, कि अगर स्टडी हब कोई है तो ग्रेटर नोएडा नोएडा है, जहां सबसे ज्यादा बच्चों की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, जिनको लेकर ना सरकार उन पे ध्यान देती है, ना उनकी गौर करती है, और ना किसी से मतलब है। हकीकत ये है, प्राइवेट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सब मनमर्जी अपनी कर रहे हैं। सबसे बड़ा इशू यहाँ पर जो आता है बच्चों की डिमांड को लेकर आता है। जबकि यूजीसी कहती है कि अगर बच्चे की अटेंडेंस को लेकर कि अगर 75% नहीं है तो उस क्राइटेरिया के अंदर भी वो एग्जाम दे सकता है, लेकिन ये नहीं कहती कि वो एग्जाम नहीं देगा, आप उसके एग्जाम रुकवा दोगे। उसके बदले कई कॉलेज ऐसे हैं कि या तो बच्चों को डिबार्ड कर दिया, उसके बदले में बच्चों से 3-3 हजार रुपए डिबार्ड के लिए जाते हैं कि आपने अटेंडेंस पूरी नहीं की थी, जिसके लिए आपको डिबार्ड कर दिया जाता है, और आप अब बाद में एग्जाम देंगे। सभी बच्चों के साथ नहीं देते, उसके 2 महीने बाद उनके एग्जाम कराते हैं और उनसे 3-3 हजार रुपए एक सब्जेक्ट का लिया जाता है। इसके इतर दूसरी बात, कॉलेज वालों का भी यही रूल है कि अगर बच्चे की 75% अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है तो किसी कॉलेज में लिया जाता है 400 रुपए पर परसेंट, किसी में लिया जाता है 500 रुपए पर परसेंट, कभी कभी बच्चों पे 10-10 हजार रुपए ये फाइन बैठ जाता है। अगर बच्चे की आप अटेंडेंस का क्राइटेरिया ही चेक कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, तो फिर क्या पैसों में वो अटेंडेंस का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है जो आप उन्हें फिर एग्जाम दिलवाते हैं, या वो आप सिर्फ पैसे की कमाई के लिए करते हैं? जितना भी मैंने अब तक आकलन किया है, समझा है, देखा है, जिसके लिए हम संघर्ष भी कर रहे हैं, हमारी आंदोलन भी हुए हैं, धरने प्रदर्शन भी हुए हैं, कि सिर्फ और सिर्फ उगाही के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है, पढ़ाई को लेकर कुछ भी नहीं है। ज्यादातर कॉलेजों में मैंने देखा है, सबसे बड़ा कॉलेज यहाँ गलगोटिया है, जहाँ पढ़ाई के नाम पे तो कुछ नहीं है, लेकिन फाइन के नाम पे, नाचने कूदने के नाम पे बहुत ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर उनसे पूछने लगे कि आपकी उपलब्धि सबसे बड़ी क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आपने बच्चों के लिए क्या किया, जिन बच्चों के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है उनके लिए क्या किया, जिन बच्चों के पास रहने के लिए नहीं है उनके लिए क्या किया। दूसरी सबसे बड़ी यहाँ समस्या क्या है, अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन पे टाइम पर फीस नहीं दी जाती, सबके साथ कंडीशन हो जाती है, किसी की कोई परेशानी है, कोई परेशानी है, कोई जेवर गिरवी रख के पढ़ रहा है, कोई खेत गिरवी रख के पढ़ रहा है, कोई ब्याज पे पैसे लेकर पढ़ाई कर रहा है, तो उस बच्चे पर भी फाइन लगाया जाता है कि आपकी फीस लेट हो गई और आप इतने पैसे दोगे। जो इंसान अभी फीस नहीं दे पा रहा, वो फाइन लगाकर और बढ़ाकर कहाँ से दे पाएगा? ये सबसे बड़ी लूट है। तीसरी सबसे बड़ी लूट यहाँ क्या है कि हर कॉलेज की मैंने जो एवरेज कॉस्ट ऑफ निकाली है कि बच्चों की फीस जो होती है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की हो, किसी भी कोर्स की, 50,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में है। तब की हॉस्टलों की फीस 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में है। जो बच्चा 60,000 रुपए में, 1 लाख रुपए में यहाँ पढ़ने आ रहा है, अपना पढ़ाई का सपना लेकर आ रहा है, उसको यहाँ रहने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए उसी कॉलेज वालों को हॉस्टल के लिए देने पड़ेंगे। या कॉलेज वाला प्रेफर करेगा कि आपको बाहर इस कॉलेज में हॉस्टल लेना है, और अगर आप यहाँ नहीं लोगे तो उनके अपने तरीके से उन्हें डराते धमकाते हैं। तो बच्चा 2 लाख या 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? ये सबसे बड़े हमारे सामने यहाँ इश्यूज आए, जिनको लेकर हमारे आंदोलन भी हुए, धरने प्रदर्शन भी हुए, और आगे की योजनाएं भी हैं कि हम या तो आज ये सरकार सुने या आने वाली सरकार हमारी हो, उसमें हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं,
क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या हमारी लड़ाइयाँ हो सकती है। तीसरा हमारे सबसे बड़ा इशू है कि जितने भी यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं वो बच्चों का सबसे ज्यादा शोषण करते हैं, अच्छा। हरासमेंट करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, नंबर्स के नाम पर डराते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। अभी प्रकरण एक शारदा यूनिवर्सिटी में लड़की मरी, ज्योति शर्मा, कुछ दिन पहले। तो उसमें यही प्रकरण था कि टीचर्स ने उसको इतना टॉर्चर परेशान किया नंबर्स को लेकर, फाइल्स को लेकर, कि उस बच्चे ने सुसाइड कर ली यूनिवर्सिटी में। लेकिन इससे पहले 3 महीने पहले एक प्रकरण हुआ जिम्स कॉलेज में, जहां अटेंडेंस के नाम पर एक लड़के को टीचर्स ने इतना परेशान किया कि उसने अपने घर जाकर सुसाइड कर लिया। शारदा यूनिवर्सिटी के बाद एक केस हुआ, केसीसी इंस्टीट्यूट में बच्ची का एग्जाम था, जीआईनोटी की बच्ची थी, कि उसकी यूएफएम लगा दी गई टीचर्स ने, कि उसने चीटिंग की है या कुछ ऐसा किया है, कि उसकी मेल मिली बाद में कि बच्ची ने इस वजह से अपना सुसाइड किया। उस बच्ची यूएफएम के कारण इतनी परेशान हो गई, इतनी हो गई कि उसने अपने फ्लैट पे जाकर, अपने पीजी पर जाकर उसने सुसाइड कर लिया। तो बच्चों को डराने के साथ साथ यहाँ पढ़ा लिखा नहीं रहे, सबसे ज्यादा बच्चों का टॉर्चर कर रहे हैं, हरेसमेंट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। उनको धमकियां दी जाती हैं फाइन्स के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, प्रैक्टिकल्स में नंबर काटने के नाम पर, कि आपने अगर बाहर भी कुछ बोला या बताया किसी को तो आपको डरा धमका देंगे, आपके नंबर्स काट लेंगे, आपको फेल कर देंगे। ये कंडीशन आज ग्रेटर नोएडा में है। इसका समाधान क्या है? आप सरकार से किसी कानून को बनाने के लिए अपील कर रहे हैं, इसका समाधान क्या है आपकी नॉलेज में? समाधान इसका ये है, अगर सरकार की गौर होती, हम्म, अगर सरकार इस पे अपनी इच्छा अच्छे से काम करती, लेकिन वो तो क्या चाहते हैं कि अनपढ़ बच्चे हों, हम्म, जिनको जानकारी ना हो, उनके मूल मुद्दे क्या हैं, उनको क्या जरूरतें हैं, क्या चीजें हैं, लेकिन उससे अलग बच्चों को उन चीजों के बारे में बताया ही नहीं जाता। सबसे बड़ा इशू ये है कि आप अटेंडेंस के नाम पर फाइन कैसे ले सकते हैं, आप अटेंडेंस के नाम पर डिबाड़ कैसे कर सकते हैं, बच्चे के एग्जाम कैसे रुकवा सकते हैं। अगर किसी बच्चे पे फीस नहीं दी जाती है तो उसके आप फीस ना देने पर भी फाइन कैसे ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में परेशानी है या कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो उस पर फाइन कैसे ले सकते हैं। अगर बच्चा बाहर बोल दे तो आप उसको फेल करने के लिए नियत रख लेते हैं। सरकार कुछ कर नहीं रही, ना कोई सुनता है ना कुछ करते हैं। हर महीने मुझे ऐसा लगता है 2-3 महीने मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं, लेकिन आज तक मुझे एक भी बार पिछले 8 साल में ये नहीं सुना कि मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने बच्चों के लिए यहाँ पर ये घोषणा की है, ये दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई हॉस्टल खोला हो, कोई व्यवस्था की हो, कोई क्राइटेरिया बनाया हो फीस को लेकर, अटेंडेंस को लेकर कि बच्चों से फाइन नहीं लिया जाएगा। कुछ नहीं, सिर्फ उगाही होती है, उससे अलावा कुछ नहीं होता। आपके अनुभव में 2027 में किसकी गवर्नमेंट बनेगी, समाजवादी पार्टी की या भाजपा सरकार? देखो, हमारा अनुभव तो ये था कि हम तो 22 में सरकार बना लेते अगर थोड़ी बहुत और कमियां हमसे नहीं होती। कमियां कहाँ रहेगी? कमियां कुछ चीजें हो जाती हैं, ऑन फील्ड हो जाती हैं, कोई कहीं हो जाती है, कोई कहीं हो जाती है, कुछ प्रत्याशियों से हो जाती है, हजार तरीके की कमियां होती हैं। लेकिन ये हमारा अनुभव है, ये हमारा काम है जो हम संघर्ष कर रहे हैं, जिसके बलबूते पे आज हम सत्ता में सबसे मुखर विपक्ष के नाते हैं खड़े हैं। 27 में हम कह के सरकार बनाएंगे और जो बेस्ट हो सकता है इस प्रदेश की जनता के लिए वो करेंगे और पूरे 5 साल काम करेंगे। ऐसे कारण क्या हो सकते हैं जिस वजह से 2027 में भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी? सबसे बड़ा मुद्दा तो जो योगी जी स्टूडियो में भी, न्यूज चैनल्स पे भी कई बार मैंने सुना है कि ये कहते हैं, हाँ मैं राजपूत हूँ और अपनी जाति के होने पर गुमान करता हूँ। जो आदमी जनसेवा के लिए किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन बैठा हो, अगर वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेगा, इस तरीके की भाषा बोलेगा, तो उस प्रदेश का क्या हाल होगा, उस प्रदेश के ब्यूरोक्रेट का क्या हाल होगा, उन लोगों को क्या हाल होगा जो वो रहते हैं। तो इनकी जो ये भाषा है, जो ये इनकी सोच है, यही इनको आने वाले 27 में डुबा बैठेगी। समाजवादी पार्टी क्या जातिवाद नहीं करती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, लेकिन सुनने में या अगर हम पब्लिक डोमेन में जाएं तो लोगों का कहना है कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो यादववाद ज्यादा बढ़ता है और खासकर जो इस्लाम धर्म से यानी मुसलमान समाज के जो लोग हैं उनकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। हर जगह यादव, अगर हम पुलिस में चले जाएं तो यादव लोगों को फ्रंट पे रखा जाता है। क्या ये गलत है?
आज हमारे जिले में लगभग 56 थाने हैं हम्म और हर थाने में लगभग मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा ठाकुर और ब्राह्मण हम्म सबसे ज्यादा थानों में थानाध्यक्ष हैं। हम्म इससे ऊपर चले जाओ, हम्म एसीपी, डीसीपी, सब जगह यही हाल है। हम्म लेकिन इससे अतर, जब मैंने मुख्यमंत्री जी का एक बयान सुना सदन में खड़े होकर कि वो कहते हैं कि 46 में से 56 अधिकारी यादव होते थे, वो आज तक लिस्ट ही नहीं आ पाई कि 46 में से 56 अधिकारी कौन से यादव थे। जबकि सदन में खड़े होकर माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि हमें उन 46 में 56 वालों की लिस्ट तो दो, 46 की तो दे दो कि कौन से उत्तर प्रदेश में हमने 46 में 46 अधिकारी एक साथ हमने नियुक्त किए हों। भाई जो जिसकी योग्यता है, जिस आधार पर चुने जाते हैं अधिकारियों को आगे प्रमोट किया जाता है, उसी आधार पे बनते हैं, उसी आधार पे उनका चयन होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं। दूसरा आया यादववाद वाला बात। सरकार आज एक चल रही है, खूब चीजें हो रही है, लड़ाई झगड़े, दंगे, मर्डर, हर चीज हो रही है। लेकिन मैंने बहुत देखा है, पिछले 8 साल से ये देख रहा हूँ कि कोई भी मीडिया वाला, आप जैसे चैनल, आप खूब आवाज उठाएंगे, आप सब कुछ करेंगे, कोई भी बड़ा चैनल हो, कोई भी हो, वो दिखाएगा ही नहीं क्या होगा। अभी बरेली की घटना हुई, जहां मस्जिद को लेकर घटना हुई, उस छोटी घटना को आई लव मोहम्मद को लेकर, भाई मैं आई लव श्री राम भी बोलूंगा, मैं आई लव मोहम्मद भी बोलूंगा, मैं आई लव क्रिश्चियन भी बोलूंगा, जीसस भी बोलूंगा, वाहिगुरु भी बोलूंगा। भाई हर आदमी की आस्था हो सकती है, आपकी किसी में, मेरी किसी में, और हो सकता है मैं सबका सम्मान करूं, तो आई लव मोहम्मद बोलने में दिक्कत क्या है। उसको लेकर इतना बड़ा विवाद पैदा कर दिया, इतना बड़ा विवाद बना दिया कि फिर बोलने लगे कि भाई मुस्लिम ऐसे हैं, मुस्लिम ऐसे हैं, मुस्लिम ये है। भाई हर इंसान बुरा नहीं होता, हर धर्म बुरा नहीं होता। हो सकता है एक दो लोग बुरे हों, गलत हों, वो हर धर्म में हो सकते हैं, लेकिन आप सबको टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन भाजपा तो बोलते है कि सबके साथ सबका विकास, क्या है गलत बोलती है भाजपा? नहीं, अब तो यही चल रहा है कि सबका साथ और ठाकुर का विकास। अच्छा। और जैसे जब सपा सरकार थी तो आए दिन सुनने में आता था कि कहीं मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे, और कई भी जगह के जो है दंगे की खबरें सामने आती थी। और अभी योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अब जो है दंगे कम हो रहे हैं, अब जातिवादी दंगे कम होते हैं। देखो क्या मुझे हम ये मान लें कि सपा सरकार में दंगे ज्यादा होते थे, या अब दंगों पर अंकुश लगा दिया गया है? मुझे तो ऐसा लगता है, पहले की और अब की एनसीआर भी आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो लगभग 50% दंगों में इस सरकार में इजाफा हुआ है, बढ़े हैं। अच्छा। तो हमारी में कहाँ से कम हो गए। और हमारी में आप मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं, जिस दंगे की आप बात कर रहे हैं, उस दंगे में वहां पर राजकुमार सैनी, मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद संजीव बालियान, संगीत सोम दोषी पाए गए थे, जिसके कारण एक व्यक्ति की उसमें से राजकुमार सैनी की सदस्यता खतौली विधानसभा से चली गई थी, जिनकी जगह मदन भैया विधायक बाद में बने थे। अगर वो लोग दोषी हैं तो फिर सपा सरकार में दंगे कैसे हुए, वो दंगे भड़काए गए उन लोगों के द्वारा जो दंगाई सांप्रदायिक दंगे कराते हैं। इसके बाद एक प्रकरण हमारे यहाँ आया था, बिसाड़ा कांड, आपने सुना हो। बिसाड़ा कांड में संगीत सोम और एक कोई व्यक्ति है, उनको 2-2 साल की सजा हमारे डिस्ट्रिक्ट बार कोर्ट ने दिया है। तो यहाँ भी कौन दोषी हुए, वही लोग हुए। तो इन दंगों को कराने वाले वो लोग हैं जो सत्ता के लिए ये काम करते हैं, ना कि सरकारें करती हैं, ना सरकारें कराती हैं। वो लोग इनके पीछे होते हैं जो दोषी पाए जाते हैं। लेकिन जैसे कई बड़े माफिया हैं, चाहे अतीक अहमद की हम बात करें या हामिद अंसारी की बात करें, तो अगर देखा जाए तो इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से है। और योगी आदित्यनाथ ने भी ये कई बार आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी में इन्हें पोषण मिल रहा था। इस बात को आप कैसे नकारेंगे? देखो हमारी सरकार लास्ट थी, उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को हमने संरक्षण दिया हो। अच्छा। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज बहुत बड़े ऐसे माफिया हैं या बदमाश गुंडे, आप पूर्वांचल की बात कर लो, वो आज खुले घूम रहे हैं। कई लोग जेल से एकदम भी बाहर आए हैं, पार्टियां भी ज्वाइन करी हैं, भारतीय जनता पार्टी। उस समय पे उनकी गुंडाई, उनकी गैंगस्टरी सब बाहर खत्म हो जाती है, जिस समय वो भाजपा में आ जाते हैं। लेकिन एक विशेष धर्म को, विशेष जाति को टारगेट करके ये चीजें कही जाती हैं जो बेबुनियाद है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिल्डोजर पहले भी चलता था, बिल्डोजर अब भी चल रहा है, लेकिन पहले जो बिल्डोजर दिखाई नहीं देता था,
भाई पहले ऐसा पेड मीडिया नहीं था ना, अच्छा। कि वो यही दिखाए कि बुलडोजर कैसे चलेगा, इधर से चलेगा, इधर पंजा मारा, उधर पंजा मारा। आज तो बस हमारे पास आप जैसे भाई हैं जो इस आवाज को उठा रहे हैं कि हाँ बुलडोजर भी गलत है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद भी बुलडोजर चल रहा है, तो फिर सरकारें बड़ी हो गई, न्यायपालिका छोटी हो गई। तो ये चीजें आज देखने को मिल रही है। और जबकि आप किसी व्यक्ति ने किया नहीं किया, जब तक वो चीजें उसके ऊपर सिद्ध नहीं हो जाती, आप उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? जिसकी जीवन की जमा पूंजी, जिंदगी भर का कमाई धमाई वो लगा देता हो और आप उसको गिरा देते हो। भाई इसीलिए तो न्यायपालिका बनाई गई है। अगर किसी से गलती हुई है, मैं कोई कार्य कर देता हूँ, मैं कोई गलती करता हूँ, तो उसके लिए न्यायपालिका है। मैं कोर्ट जाऊंगा, मुझे कोर्ट भेजा जाएगा, वहां से सिद्ध होगा कि वहां गलत हूँ या सही हूँ। आप कैसे उसे सिद्ध कर सकते हैं कि आप बुलडोजर लेके पहुंच जाए? लेकिन जो वो बिल्डोजर चलाते हैं उनका कहना ये है कि ये अवैध रूप से घर बनाया गया है, इसका नक्शा पास नहीं हुआ है, तो फिर और प्रॉपर जो है, जो वहां का प्रशासन होता है नोटिस भेजता है, उसके बाद उसके ऊपर बिल्डोजर की कार्रवाई होती है। तो जिस समय वो अवैध निर्माण बनता है या उस अवैध अब जमीन, ऐसा भी तो हो सकता है कि अवैध निर्माण जो बना हाँ, वह समाजवादी पार्टी की सरकार। नहीं वही तो पूछ रहा हूँ, वो अवैध निर्माण कब्जा हुआ हो, बना हो, तो तब से अधिकारी कहाँ रहते हैं, कहाँ सो रहे थे? 8 साल सर भाजपा सरकार को हो गई, क्या 8 साल में उन्हें दिखा नहीं आज तक कहाँ क्या हो रहा है? अगर दिख रहा है तो फिर वो अनजान क्यों बने बैठे हैं? क्या वो करा रहे हैं? या फिर किसी खबर को हाईलाइट होने के बाद अधिकारी ब्यूरो ऊपर मुख्यमंत्री से बचने के लिए या किसी अधिकारी से बचने के लिए इन चीजों को दिखाते हैं करके? भाई पहले भी तो चीजें दिख सकती हैं, जिस समय कोई चीज गलत हो रही है उस समय भी दिख सकती है। उस समय कैसे देखते हैं आप जब कोई इंसान कोई चीज कर लेता है उसके बाद? समाजवादी पार्टी के आप छात्र सभा के अध्यक्ष हैं और वर्तमान समय में आप ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं और आपका नाम है मोहित नागर। आप धर्म या जाति से आप गुर्जर हैं। अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में इस समय गुर्जर की संख्या ज्यादा है। आपके समाज के लोग किसे पसंद कर रहे हैं अगले मुख्यमंत्री के रूप में? देखो आज सबसे ज्यादा अगर गुर्जर समाज की आप बात करें तो मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा अगर लोकप्रियता बढ़ी है तो अखिलेश यादव जी के लिए बढ़ी है। क्योंकि जितने पढ़े लिखे वो मुख्यमंत्री रहे हैं, जितने पढ़े लिखे वो हैं, जो उनका वर्क है, अगर ग्रेटर नोएडा को मेट्रो दी हो तो अखिलेश यादव ने दी है, जिम्स कॉलेज हॉस्पिटल दिया हो वो अखिलेश यादव ने दिया है, चाइल्ड पीजीआई नोएडा दिया अखिलेश यादव ने दिया है, नोएडा भंगेल एलिवेटेड रोड दिया है अखिलेश यादव ने दिया है, साइकिल ट्रैप बनाया अखिलेश यादव ने बनाया है, सैमसंग कंपनी का लाने वाले अखिलेश यादव हैं। और इतने काम हैं कि अगर मैं बारीकी पे जाऊं तो बहुत ऐसे काम, अगर यहाँ किसानों के मुद्दों को लेकर मुआवजा किसी ने बढ़ाया था तो वो अखिलेश यादव जी ने बढ़ाया था, 1600 से लेकर 3100 किया है। अगर किसी ने किसान कोटे के प्लॉट को मंजूर किया था तो वो अखिलेश यादव जी ने किया था। अगर किसानों के सबसे बड़े हितैषी ग्रेटर नोएडा में हैं तो वो अखिलेश यादव हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का कहना ये है कि जो काम अखिलेश यादव कर रहे थे 100 रुपए में, फॉर एग्जाम्पल, वो काम हम कर रहे हैं 50 रुपए में, और जो काम अखिलेश यादव कर रहे थे 10 साल में उस काम को कर रहे हैं 5 साल में। क्या हम ये, उन्होंने जो अंतर बताया, जैसे कि हर कोई ये बोलता है कि डायल 100 जो है अखिलेश यादव की लाई हुई सर्विस है, 108 एम्बुलेंस सेवा जो है अखिलेश यादव की लाई हुई सेवा है ना। लेकिन उनका कहना ये है, योगी आदित्यनाथ का भी और उनकी सरकार का भी, कि अखिलेश यादव की हर योजना में एक तो समय ज्यादा लगता था, जो काम 100 रुपए में होना चाहिए उस काम को 150 रुपए में किया जाता था, और उसमें भ्रष्टाचार होता था। अब मैं बताता हूँ, जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना वो समथिंग 9000 करोड़ के आसपास कुछ लागत थी उसकी, वो विद इन 18 मंथ्स बना, 18 महीने में। ठीक, वही उसी के बराबर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ से छोटा और कीमत उससे दुगनी एक्सप्रेसवे की, और समय उससे 4 गुना। ये काम योगी जी का है, वो हमारा था जो हमने 18 महीने में पूरा किया। अपने उनके तो आरोप, वो आरोप को कहने से तो कुछ भी कह दो जी। देखो हम कहने लगे कि हमने तो वो किया, हमने 5 प्रदेश के 5 शहरों में मेट्रो चलाई अखिलेश यादव जी ने, क्या योगी जी ने चलाई? एक में भी नहीं चला पाए। हमने सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे इस उत्तर प्रदेश को दिया
और सबसे बेस्ट दिया, जिसमें आज तक भी गड्ढे नहीं पड़े। 10 साल में आज तक भी उसमें गड्ढे नहीं पड़े। और वही अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो आधा हाईवे हमसे भी, वो भी दुगनी कीमत गड्ढे का, भी और वो पड़े भी हैं टूट सर, गया, फूट एक गया। जगह तो कार जो है अंदर चली गई थी गड्ढे में, यमुना बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। नहीं, यमुना बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। एक्सप्रेसवे था वो योगी जी का बनाया हुआ था, जो 18,000 करोड़ प्लस का बना था। उसमें एक गाड़ी अंदर चली गई थी, वो फुट ओवर ब्रिज या बाईपास, वो जो होता है ना अंडरपास के बराबर वाला था, वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे था। ये हाल है योगी जी का। अब इससे अलग आप और कितनी कामों की बात करें कि भाई आपने डायल 100 बताया, 108 बताया, 10 नंबर वुमेन हेल्पलाइन बताया, SCL खोली, हाईटेक खोली, वेब सिटी बनाई, ऐसे सिटी शहर, यमुना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे मंडी बनाई, कानपुर में कन्नौज में इत्र व्यापार बढ़ाया, काउ मिल्क प्लांट लगाया। मैं कह रहा हूँ अगर आप इकाना स्टेडियम बनाया, लखनऊ में मेट्रो बनाई, कितने काम आप पूछो वो भी कम है जितने अखिलेश साहब। और मैं पूछ लूं मुख्यमंत्री ने क्या किया है, तो आप नहीं बता सकते 10 काम कोई प्रमुख ऐसे किए हों जिनको लेकर आप बैठ जाओ कि कहीं हाँ मुख्यमंत्री ने 8 साल में किए हैं। वह बोलते हैं कि हमने अयोध्या का मंदिर बनाया। भाई हम ये कह रहे हैं कि जितना उन्होंने वहां भ्रष्टाचार कराया है, मंदिर बनाए, हमारी आस्था है, हम भी पूछते हैं, हमारे घर में सुबह शाम पूजा होती है, घर भी पूजा होती है, मंदिरों पे पूजा होती है। लेकिन जितना भ्रष्टाचार अयोध्या में इस सरकार ने किया है, जो वहां के पुश्तैनी लोग थे उनकी जमीनें छीन ली गई, आधे दामों में खरीदकर बिल्डरों दलालों को देकर महंगे दामों में बिकवाई गई, जिनकी रजिस्ट्रियां भी सार्वजनिक हो चुकी हैं। एक एक घंटे में मुझसे जमीन ली है इस व्यापारी, इस दलाल ने, और इस दलाल ने सरकार को बेची है कम से कम 100 गुना मुनाफे पे। ये हाल अयोध्या में हुआ है। इतना भ्रष्टाचार कि वहां के मूल निवासी जो हैं उनके लिए वहां कुछ नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उन्होंने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दे दिया। भाई हमारे जिले में तो है नहीं आज तक भी। हमारे यहाँ एक है जो अखिलेश यादव जी के टाइम पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना था नोएडा में, आपने देखा हो। उसके बाद 8 साल हो गए। मैं सवाल करता हूँ कि आपने मेरे कॉलेज में, मेरे जिले में कोई ऐसा कॉलेज दिया हो जहाँ बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट लॉ कर सके, MBBS कर सके, BTech कर सके, BBA कर सके, MBA कर सके? कोई ऐसा पूरे जिले में मेरे कॉलेज नहीं है कि जहाँ बच्चा इन कोर्सों को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके। मात्र कॉलेज है उसमें केवल BA होती है, उस BA से एक नौकरी भी नहीं लग सकती किसी बच्चे की। ना कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल दिया है कि जहाँ दादरी जैसे शहर में, ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में हर सुविधाएं हों, जिम्स हॉस्पिटल हो यहाँ, या नोएडा वाला हॉस्पिटल हो, सब दर्जन। दिल्ली रेफर। अगर आप इतना अच्छा ही कर रहे हैं तो फिर कर क्या रहे हैं? तीसरी सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ रोजगार को लेकर है कि सबसे ज्यादा अगर यहाँ बच्चे या बाहर के लोग आ रहे हैं तो ठेकेदारी में सबसे ज्यादा रोजगार मिलते हैं, जबकि परमानेंट होकर नहीं मिलते वो चीजें। ये व्यवस्थाएं यहाँ पर आज हैं। पिछले जो चुनाव हुए, हम लोकसभा चुनाव की बात नहीं करेंगे, हम विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 5 ऐसी वजह जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, और आपके पार्टी मीटिंग्स में, आपकी पार्टी में विश्लेषण भी हुआ हो, उन 5 गलतियों को आप 2027 के चुनाव में रिपीट नहीं करेंगे, वो ऐसी कौन सी 5 वजह हैं? देखो, वजह तो ये है कि हम पे जो 22 में हो सकता है कमियां रह गई हों। देखो, गलती क्या कमी रह रही, मैं ये जानना चाहता हूं। इंसान गलती तो कभी नहीं करता, कमियां रह जाती हैं जिनकी वजह से हमें वो परफॉर्मेंस नहीं मिल क्या पाती। पार्टी कैंडिडेट उचित ना होना केवल यही एक वजह हो सकती है, या फिर जो हमने पास्ट लाइफ में, या जो जब अखिलेश यादव का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में उन्होंने जो गलतियां की है, वो उस गलतियों के बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं, देखो, उस समय पे मैं मानता हूँ कोई भी गलती नहीं हुई। जितना काम अखिलेश यादव ने उस 5 साल में किया, आज तक 8 साल में इतना काम, उसका आधा काम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाए। तो वो तो कोई गलती नहीं है। वो तो हम ये कहते हैं अगर हमें और 5 साल उस समय मौका मिल जाता तो हम ये कहते उत्तर प्रदेश को हम इतना हाईटेक प्रदेश बना देते, इतना भविष्यनात्मक बना देते कि हो सकता है अगले 5 साल, इन 5 साल भी हम ही होते। लेकिन समय था, जो चीजें होती हैं। उसके बाद जो हम पे 22 में कमियां रह गई, हमने उनको सुधारा। 24 में जो हमें रिजल्ट मिला, वो हमने गलतियां सुधारी, वो कमियां सुधारी जो हमारा रिजल्ट था। और जो कमियां रही होंगी उन्हें हम 27 तक पूरी करके लगभग 350 सीट उत्तर प्रदेश को, इस प्रदेश में जीतने जाएंगे। क्या आपकी समाजवादी पार्टी से अब आजम खां को टिकट मिलेगा?
अब चूंकि आजम खां के ऊपर कई बड़े आरोप भी हैं और वो जेल भी होके आए हैं, अब चूंकि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है अब अपनी गलतियों को सुधारेगी, तो समाजवादी पार्टी के ऊपर एक टैग लगा हुआ है। जो पढ़ा लिखा एक वर्ग है उसका कहना ये है कि समाजवादी पार्टी गुंडों और माफिया की पार्टी है। और यहाँ तक कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात करें, तो उनका भी यही कहना है कि समाजवादी पार्टी का जो संबंध है वो गुंडों और माफियाओं से ज्यादा है, भू माफियाओं से ज्यादा है। तो आप इस टैग से कैसे, मतलब ये जो आपके ऊपर एक जो अ, लग गया है, एक चिन्ह लग गया है कि माफिया गुंडे, इससे कैसे उभरेंगे? क्या हम ये मान लें कि अगर 2027 में चुनाव जीतते हैं अखिलेश यादव, तो जिस प्रकार से अभी इनकाउंटर हो रहे हैं 2027 के बाद भी इसी तरह से इनकाउंटर होंगे? अब देखो, आज के एनकाउंटर की सच्चाई तो सबको पता है कि कैसे हो रहे हैं। वो निशाना आज तक चूका ही नहीं है पुलिस का, कि गोली लगेगी बस एक जगह जाके। लगभग लगभग डेली के एक दो दो तीन, एक जिले के बता रहा हूँ मैं, एनकाउंटर हैं। उसके बाद दूसरी बात कि आपने जो बात कही कि माफिया ये और वो, अगर आज मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के साथ रेप करने वाले विधायक नेता हैं तो भारतीय जनता पार्टी में है। अगर सबसे ज्यादा अवैध जमीनों पर कब्जे करने वाले लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी में हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो खड़े होकर जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी मंच साझा किया है, वो भी तो माफिया हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके वारंट हो रखे हैं, जिन पर मुकदमे हैं, जो वांछित चल रहे हैं, वो भी घूमते हैं। तो वो तो एक प्रोपेगेंडा था जो उस समय चलाया गया, जो सरकार थी जो चलाते हैं उस समय, जो केंद्र की सरकार भाजपा ने, तो उनसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। रही आजम खान साहब की बात, उनके ऊपर अभी कोर्ट का जो रोक लगाई हुई है, उसके लिए कोर्ट जाएंगे वो, आगे का रास्ता देखेंगे कि उनका अगर रास्ता साफ होता है चुनाव जरूर लड़ेंगे। और चुनाव लड़ने से बड़ा वाला इंसान होता है कि लड़वाने वाला, कि वो किसको चुनाव लड़ाएंगे। और आजम खान साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनकी बीवी प्रोफेसर हैं, उनका बच्चे ने बीटेक की हुई है। तो मैं ये मानता हूँ कि जितना शोषण इस सरकार ने आजम खान साहब का किया, कोई और सरकार नहीं कर सकती। कि जो आदमी पढ़ने की बात करता हो, कलम की बात करता हो, बराबरी की बात करता हो, आपको उससे द्वेष क्या हो सकता है? लेकिन इस गुंडे वाले टैग से कैसे बचेंगे? ये तो प्रोपेगेंडा है, इससे कुछ नहीं है। देखो, जितना मैं कह रहा हूँ, जितने एजुकेटेड, हम भी कई बार अखिलेश जी के साथ बैठे हैं, भैया जी के, कि जितनी पढ़ी लिखी वो बातें करते हैं, एक रोड के डायमेंशंस तक भी उन्होंने हमें बताया कि कैसे क्या बनाया जाता है। बात चल रही थी अभी हमारी आगरा लखनऊ वाले की, उस पर हमने सर्विस लेन अलग छोड़ी है, जो सर्विस लेन हाईवे के बराबर में होती है, और हाईवे के ऊपर एक रेस्ट लेन अलग होती है। 3 लेन हाईवे हमारा अलग है। तो उसके डायमेंशंस तक भी उन्होंने बताया हमें। तो वो आदमी कितना पढ़ा लिखा, कितना भविष्यनात्मक, कितनी एक्सटेंडेड सोच, क्या सोचता हो, क्या करता हो, वो है। और एक मुख्यमंत्री है कि उनको ये नहीं पता कि करना क्या है। तो ये है कि हम आगे भविष्य में क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? देखो, मेरे हिसाब से तो एक भी ना मिलेगा। अच्छा, सच्चाई। बड़ी वजह? सबसे बड़ी वजह यही है कि करना कम और बजाना ज्यादा। अच्छा। जितना इन्होंने प्रचार में पैसा फूका है, इतना प्रदेश की जनता के लिए लगाते, तो मैं कहता हूँ हर प्रदेश में हर जिले में एक हॉस्पिटल हो जाता। वही वाली बात है, थोता चना बाजे घना, ये हाल चल रहा है। हवा में सरकार बन रही है। जिस दिन जाएंगे उस दिन पता चलेगी कि सच में जनता की सेवा क्या होती है। सरकार, आपका कहना है कि सरकारें जो बन रही हैं वो जनता की सेवा से नहीं बन रही, हवा में यानी कि लहरों से सरकार बन रही है, मोदी की लहर से। ये सोशल मीडिया पर कई बड़े सवाल सामने आए हैं कि योगी आदित्यनाथ की एजुकेशन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की एजुकेशन से कम है। अखिलेश यादव विदेशों में पढ़ाई करके आए हैं, वही योगी आदित्यनाथ जो है एक साधु हैं, एक बाबा जी हैं, वो गोरखपुर में ही रहे। तो एक बड़ा सवाल सामने आता है, यदि मैं आपसे पूछूं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में कोई 5 अंतर बताइए, तो आप 5 अंतर ऐसे बताइए जो अखिलेश यादव में क्वालिटी हो अच्छी, और 5 अंतर ऐसे बताइए जो योगी आदित्यनाथ में क्वालिटी हो। देखो, मैंने योगी जी के बारे में हालांकि इतना पढ़ा नहीं है, जितना सुना है उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कोई क्वालिटी होगी नहीं। अच्छा। योगी जी में वो तो बस ये है कि कभी कभी होती है ना मजबूरी, किसी
जैसे पुराने जमाने में होता था कि राजा का बेटा उस लायक नहीं है कि उसको राजा बना दिया जाए, लेकिन फिर भी उसको आगे ढोया जा रहा। तो ये केंद्र सरकार की मजबूरी है कि मुख्यमंत्री योगी को आगे भगाया जा रहा, बस पहनाया जा रहा। उनके पास फेस नहीं था कोई मुख्यमंत्री पद के लिए। देखो, आप जब तक एक विशेष जाति के बारे में, विशेष पर्सनली किन्हीं लोगों के बारे में सोच को चलोगे और 80% लोगों के आप खिलाफ बोलोगे, तो आप ये सोचिए आप उस प्रदेश के जनसेवक के लायक है ही नहीं। अच्छा। और जबकि इसी तरह आप अगर चले जाएं, मैंने बहुत देखा है, बहुत कई बार अखिलेश जी को कि उन लोगों के आज सरकार में ना होने के बाद भी मदद करते हैं, चाहे वो किसी जाति विशेष का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो। हर व्यक्ति, अगर किसी ने कह दिया भैया मैं बीमार तक हूँ, तो उन्होंने उस इंसान को खुद अपने पार्टी फंड से हो, कैसे भी हो, उसका इलाज तक भी करवाया। अगर कोई ये कह दे कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरी ये कंडीशन आज चल रही है, तो उनको खर्च तक के लिए भी पैसे दिए। ये अखिलेश यादव की सबसे बड़ी। ठीक है, दूसरा अंतर? दूसरा यही है कि आने वाला भविष्य जो उनका पीढ़ी है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े, आदि आबादी, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और जिसकी तोड़ इनके पास नहीं है, उससे हम सरकार बनाएंगे और बहुत मजबूती से सरकार बनाएंगे। तीसरा सबसे बड़ी उनकी खूबी कि जो पुलिस में उन्होंने बदलाव किए, कि जैसे डायल 100 दिया, 1090 दिया, साइबर हेल्पलाइन बनाई, बहुत बड़ी खूबी है। चौथी सबसे बड़ी खूबी क्या थी उनके अंदर कि अगर कहीं भी कोई भी समस्या है, यमुना उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, वहां के किसानों को आज तक नाराज नहीं किया। हमारे जिले में सबसे ज्यादा किसानों को अगर लाभ दिया है किसी सरकार ने, तो वो दिया है। अगर पांचवी में बात करूं, तो आप ये सोच लो कि जितने पढ़े लिखे नेता वो हैं, जितनी उनकी विकसित सोच है, जितना रोजगार वो डेवलप करा सकते हैं या नई नई कंपनियों से बात करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं या प्रदेश में ला सकते हैं, और कोई नहीं ला सकता। और योगी आदित्यनाथ? वो तो मुझे ऐसा लगता बात तीसरा योगी आदित्यनाथ की तीसरी आपको बताने हैं अंतर, जो अखिलेश यादव से या तो बेहतर बनाते हैं या अखिलेश यादव से कम बेहतर बनाते हैं। वो तो बात कह दी ना मैंने, मन की उनके बस के ना कुछ भी। अच्छा। बात देखा एक बड़ा सवाल सामने आता है, मान लीजिए 2027 में सपा सरकार बनाती है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, सपा सरकार के पास दो ऑप्शन है, आप अयोध्या में दीपावली मनाएंगे या आप सैफई में सैफई महोत्सव करेंगे 350 करोड़ रुपए खर्च करके। देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अयोध्या में हम जैसा दीपावली महोत्सव बनता है, इससे अच्छा बनाएंगे। अच्छा। और इससे बेहतर अयोध्या को बनाएंगे आने वाले समय में। जितनी लूट इन्होंने मचाई है, जिन लोगों को शोषित, जिनको लूटा है, उनको उनका अधिकार भी देंगे। और रही सैफई महोत्सव की, तो ये महोत्सव तो गोरखपुर में भी होता था, तो फिर सैफई में भी होगा। लेकिन सैफई में बताया जा रहा है कि 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए देके माधुरी दीक्षित का डांस कराया गया। भाई वो तो गोरखपुर में भी हुआ था, कई एक्टर वहां भी आए थे। भाई जो कलाकार होता है वो अपनी फीस लेता है, सबको सबकी फीस दी जाती है, और वो उसी पेड़ पर आता है कि कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होते। कि भाई कोई भी है, कहीं भी कार्यक्रम करवाता है, मैं अपने गांव में करा सकता हूँ। भाई मैं किसी कलाकार को बुला रहा हूँ, मेरे उससे रिलेशन थोड़े, रिश्ते थोड़े, उसकी फीस है, मैं उसे बुलाऊंगा, उसका बुलाया, मैंने कार्यक्रम कराया, वो चला गया। वो चीजें होती हैं सब जगह। बूचड़ खाने बंद होंगे या बूचड़ खाने दोबारा से खोले जाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाला आज की डेट में भारत है विश्व में। भारत तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति तो बताइए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। लेकिन जो अवैध बूचड़ खाने वो तो बंद कर दिए गए थे। क्या सपा सरकार में वो अवैध बूचड़ खाने जिनके कोई लाइसेंस नहीं थे, उनको बंद किया जाएगा, दोबारा से चालू हो जाएंगे? भाई देखो, लीगल जो भी हो सकता है वो होगा, और अगर कोई दुबके छिपके कोई चला लेता हो तो उस पर कार्रवाई होगी। मतलब कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नहीं है कि पिछले सरकार की तरह, पिछली बार की तरह कि उन पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं होगा। नहीं। यदि हम ये मान लें कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो इस बार वो केवल दो जाति को सपोर्ट नहीं करेंगे, यादव और मुसलमान। इन जाति से परे जाकर वो विकास की राह पर चलेंगे और लोगों को टेक्नोलॉजी, विकास और अन्य माध्यमों से आगे बढ़ाएंगे। क्या ये संभव है? भी देखो, या फिर से वही सब हमें देखने को मिलेगा कि
मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, देखो, या ये हर तो पुलिस थाने में हर कोई यादव है, ये क्या तो ये सब पहले भी देखने नहीं को था, मिलेगा? ये तो पहले भी नहीं था। हम्म। अगर कोई भी विकास यदि हुआ हो, पहले नहीं था तो अगर फिर, यदि पहले नहीं था तो फिर सरकार क्यों चेंज हुई? देखो, वो सरकार की कुछ खामियां रह जाती हैं, कुछ हम्म। हो सकता है कुछ हम चीजें वो ना कर पाए हों जो हम आज कर रहे हों, तो वो जैसे चीजें। योगी आदित्यनाथ दोबारा चुन के आए हैं, हम्म। उस प्रकार से अखिलेश यादव भी दोबारा चुन के आ सकते थे, लेकिन अरे उन्होंने तो अपनी सरकार इस प्रकार से चलाई कि लोगों ने उनको अनदेखा कर दिया। नहीं, देखो, हमने सरकार काम के बेहतरी पे चलाई, काम करके चलाई, हम्म। और बेस्ट काम करके हमने आज तक का इस उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। हम्म। और रही हमारी काम करने की बात, जो भी हमने काम आज तक किया है, हम्म। चाहे लैपटॉप बच्चे हों, चाहे हम्म। डायल 100 हो, चाहे हाईवे हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे हॉस्पिटल हो, हम्म। कुछ भी, वो किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं था। वो हर वर्ग के लिए, हर जाति धर्म के लोगों के लिए था, और जैसे तब काम किया था ऐसे ही अब काम होगा, और हर इंसान के लिए होगा। 2027 में माफियाओं को, गुंडों को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? भाई देखो, हमारे यहाँ तो मुश्किल मिलेगा, भाजपा वाले दे सकते हैं तो दे दें। अच्छा, हम्म। अगर मैं आपकी बात करूं, हम्म। मोहित नागर, जिन्होंने न्यूज चैनल में एक धर्मगुरु मौलाना के ऊपर थप्पड़ बरसा दिए, हम्म। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपको लोग किस रूप में देखें? एक समाज सेवी के रूप में देखें, या समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में देखें, या फिर एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में देखें? किस रूप में लोग आपको पहचाने? देखो, मैं अपना आप को देखता हूँ, सबसे पहले मैं अपना आप को ये सोचता हूँ कि मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, हम्म। और मैं उस साधारणता के हिसाब से ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहूंगा। हम्म। समाजवादी पार्टी में हूँ, हम्म। पार्टी समाज से जुड़ के है, हम्म। और उस समाज की ही सेवा मुझे करनी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा व्यक्तिगत लाइफ से जुड़ा। जब ये जो वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, ज्यादातर सभी न्यूज चैनल पे ट्रेंडिंग पे रहा, यूट्यूब पर भी ट्रेंडिंग पे रहा हम्म। कि, और उसमें सीधे सीधे आपकी फोटो दिखाई जा रही थी, हम्म। और हमने भी आपसे इसलिए संपर्क किया, हम्म। और उसमें फोटो आपकी दिखाई जा रही थी, मोहित नागर ने थप्पड़ मारे। हम्म। तो आपकी व्यक्तिगत लाइफ पर इस पर क्या प्रभाव पड़ा, और समाजवादी पार्टी के किन बड़े नेताओं ने जो है आपसे बात की उस समय? देखो, उस समय तो हमारी बात किसी से भी ना हो पाई, हमारे पीछे पुलिस लग गई थी, हमने फोन बंद कर लिया था, अच्छा। हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, हम्म। हमने उसमें बेल करा ली। उसके बाद पार्टी ने आपको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं किया? नहीं, पार्टी तो हमारे साथ हमेशा रहती है। हम्म। ये चीजें व्यक्तिगत थी, अगर हमने व्यक्तिगत किया है तो उसको झेलेंगे हम व्यक्तिगत ही। अच्छा। कार्यक्रम होते हैं, आंदोलन धरने प्रदर्शन होते हैं, हम्म। अखिलेश जी जितनी मदद अपने लोगों को करते हैं, जितनी मदद हो सकता है आज तक मेरी की हो, हम्म। मेरा साथ दिया हो, हम्म। तो मैं ये मानता हूँ किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अपने कार्यकर्ता की नहीं कर सकता। अच्छा। और रही मौलाना जी की बात, तो मैं ये मानता हूँ कि मौलाना जी वाला प्रकरण था जो हाईलाइट हुआ। हम्म। इससे पहले हमारे आंदोलन लगभग दर्जनों भर हमने आंदोलन, हम्म। धरने प्रदर्शन इस जिले में किए हैं, चाहे वो छात्रों को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, हम्म। रोजगार को लेकर हो। हम्म। तो ये नहीं है कि हम मौलाना के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, मौलाना हमारे लिए कोई विषय ही नहीं है, हम्म। या उसको थप्पड़ मारना हमारे लिए विषय नहीं है। हमारी विषय है कि हम लोगों को कैसे अच्छे से अच्छा उनके लिए कर पाएं, क्या उनके लिए बढ़ा पाएं, और क्या कर पाएं। ना हमें मौलाना से राजनीति करनी, ना जिंदगी में हमें मौलाना से राजनीति का कोई लाभ लेना। वो हमारा व्यक्तिगत संबंध था, व्यक्तिगत हमारी चीजें थी, हमें गुस्सा आया, हमने उसका बैक उसको रिवर्ट दिया, वो हुआ, जो उसके बदले हम पे मुकदमा, हम उसे भी झेलेंगे, अपना कोई टेंशन नहीं। लेकिन इससे अलग हमारी राजनीति है जिसमें हम सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, चाहे रोजगार से हो, चाहे छात्रों से हो, चाहे किसानों से हो। वो हमारा असली सेवा है, वो जिंदगी भर चलेगी। उसी के संबंध में एक सवाल और मेरा रहेगा कि वहां पर जब न्यूज की जो डिबेट हो रही थी, वो बैक एंड में जब खड़े हुए थे, मैंने आपकी वीडियो देखी, और भी लोग थे, लेकिन आपने जानबूझ के उनको थप्पड़ मारा कि आपने अखिलेश यादव की जो धर्मपत्नी है डिम्पल यादव के खिलाफ, आपको वो वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं आया? ये भाई, लोग तो और भी थे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात बोलता है जो पसंद नहीं है, तो पीटने को हर आदमी पीट सकता है, लेकिन आपने ही क्यों थप्पड़ मारे? ऐसी देखो, ऐसी वजह हमने क्या थी? वजह ये थी, हम उनके पास गए, हम्म। डिबेट खत्म हुई, हम हम्म। उनके पास गए, मौलाना जी जो आपने किया है वो गलत है। हम्म। वैसे कैसे गलत है? मैं गलत है, आप इस पे माफी मांगो। तुम कैसे माफी मंगवा लोगे? मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, मेरी बात तो सही है। मैंने कि उन्होंने तुम, बोला आप कैसे माफी मंगवा हाँ, रहे मैंने कि आप किसी के लिए इतना आप शब्द बोल रहे हैं, इतना गलत बोल रहे हैं, और आप ऊपर से कह रहे हैं आप सही हैं, जबकि आपको पूरा प्रदेश, पूरा देश उस समय सबसे गलत बोल रहा है, और आप कह रहे हैं कि गलत है, तो आप सही कैसे हो सकते हैं? उसी बात को लेकर हमारी वहाँ हॉट टॉक होकर
वहीं हमने उन्हें बजा दिया, रख दिया। मैंने कि तुम अब माफी मत मांगो। चलिए, हम्म, क्या बदलाव आया इस पूरे सिनेरियो के बाद, जो थप्पड़ वाला सीन हुआ, हम्म। वीडियो वायरल हुई, आपकी व्यक्तिगत लाइफ में क्या बदलाव आया? देखो, व्यक्तिगत जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया, जैसा नहीं, संघर्ष। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि इस हाँ, प्रकार की घटना कर दिया आपने तो आपके कई दुश्मन बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? भाई देखो, दुश्मन मैं ये कहता हूँ, जब तक मुझे ऊपर वाले ने जीवन दे रखा, हम्म, जब तक जीवन चल रहा है, जिस दिन मरने होंगे मर जाएंगे, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम्म, लेकिन जब तक हैं सेवा करेंगे। और इस प्रकरण की रही बात, इससे हमें कोई लालच नहीं था प्रकरण तय। हाँ, मतलब आपको जबकि आक्रोश आ मैंने, गया जबकि हाँ, वो गुस्सा क्या था, जी। पर ये बात भी हुई थी कि किसी व्यक्ति ने मेरे फेसबुक पर एक कमेंट किया एक दिन पहले हम्म, कि आपकी भाभी के लिए आप वीडियो नहीं डालोगे, हम्म, कि वो कह दिया या जाति विशेष से डर लगता है। मैंने कि यार, पहली बात तो ये रही कि मुझे कि कोई चीज हमारी प्रकरण है ही नहीं। अगर कोई इंसान गलत है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो गलत है तो गलत है। हम्म, दूसरी बात रही कि उसका क्या करना है, मैंने कि वो एक दो दिन में आपके सामने ही आ जाएगा। सोई अगले दिन वो हमें उस चीज के बारे बार पता चल गया, हमने उसको घेर लिया। चलिए, क्योंकि वो आज भी कमेंट मेरे पड़े हुए हैं हम्म, उस एक दिन पहले के ही, हम्म। कि ये सब चीजें। अखिलेश यादव से आपकी बात होती है? हाँ, कितनी बार, कितनी बार हो चुकी है अभी तक? कई होगा। अच्छा, पर्सनली बात होती है? हाँ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र में या प्रदेश में, हम्म। दोनों जगह एक समस्या सामने आ रही है, किसानों से जुड़ी समस्या। ये समस्या क्या है, और ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उसका समाधान किसानों को नहीं दे पा रही है? एक आप नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता है, आप इस समस्या को किस नजरिए से देखते हैं? देखो, मैं अपने यहाँ की बात करूं तो मैं आंदोलन में भी रहा हूँ। अच्छा, लगभग 2 साल आंदोलन ग्रेटर किसान नोएडा, आंदोलन। हाँ, हम्म, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर चला। हम्म, जिसमें हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा था कि 10% प्लॉट, अच्छा, 4 गुना मुआवजा सर्किल रेट का, अच्छा, मिनिमम प्लॉट 120 मीटर जो किसान को दिया जाता है। हम्म, उसके बाद 17%, 17.5% किसान कोटा होता है रेजिडेंशियल प्लॉट्स ड्रॉज में। हम्म, उससे अलग पेनल्टी होती है, हम्म, बैकलीज होती है, शिफ्टिंग होती है। हम्म, तो इन FAR होता है बिल्डिंग बनाने का। इस सब हम्म, को लेकर हमारा आंदोलन लगभग 2 साल चला, हम्म, जिसमें हमने ये महसूस किया हम्म, कि ना तो किसानों को अब तक 8 सालों में उनका वो 10% मिल पाया है, हम्म, ना यहाँ पिछले 8 सालों से इस जिले में सर्किल रेट बढ़ पाया है, हम्म, जो हर साल रिवीजन होता है हर जिले में। हम्म। ना उन किसानों को वो जो दर दी जाती है, उस समय भी 3100-3200 का रेट था जब अखिलेश यादव जी ने बढ़ाया, वो आज भी 3100-3200 8 का है। साल पहले। हाँ। हम्म, ना सर्किल रेट मुआवजा बढ़ाया है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप बराबर के मेरे जिले गाजियाबाद में चलें, हम्म, तो वहां तो मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है 7800 रुपये मीटर। हम्म, यहाँ दिया जा रहा है 3100, 3200, 3500 रुपये हम्म, मीटर। हम्म, ये सरकार आज कर रही है। हम्म, इसी को लेकर हमारा आंदोलन, जिसमें पहले भी हम जेल में रहे हैं, हम्म, उसके बाद भी जेल में रहे हैं, हमारा दिल्ली कूच था तो उसके कारण भी हम जेल में रहे हैं, जिसके कारण एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी। उस हाई पावर कमेटी में हमारे प्रमुख मुद्दों को रखा गया, जिसमें हमसे कहा कि हाँ, हम ये करेंगे वो करेंगे। आखिर में आकर उस हाई पावर कमेटी में जो प्रमुख मुद्दे थे, हम्म, जो मैंने आपको बताया, 10%, 4 गुना मुआवजा, मिनिमम प्लॉट, 17.5% कोटा, बैकलीज, शिफ्टिंग, हम्म, इन सबको डिनाई कर दिया, मना कर दिया अच्छा, कि आपकी मांगे अनौचित्यपूर्ण और अव्यवहारिक हैं। हम्म, तो मतलब जो आंदोलन हम 2 साल से कर रहे थे, वो पागल थे जो हम बैठे थे। हम्म, और जबकि इसका समझौता 2011 में एक कमेटी में हो चुका है कि 10% मुआवजा और बड़ा 10% प्लॉट और बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों को देना चाहिए, हम्म, वो नहीं मिला। उसका हमने विरोध किया, जिसको लेकर हमने मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सब यात्रा भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे निकाली। ये कब की घटना है जो आपने सब यात्रा निकाली? ये नवंबर 2020, मतलब 9 नवंबर 2024 की है, 20 तारीख की। अच्छा, कि जब हाई पावर कमेटी में हमारी जो मांगे थी उनको नहीं लिया गया, उसके विरोध में हमने मुख्यमंत्री ने हाई पावर कमेटी बनाई थी, तो उनकी सब यात्रा हमने निकाली कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री मरा हुआ है, जिसको ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर के किसानों के मुद्दे नहीं दिखते, जिनको उसका किसानों को मुद्दे केवल ग्रेटर नोएडा में है या अन्य जगह भी नहीं। इस बाकी? जिले में सबसे बड़ी क्या है, यहाँ ये जमीनें लेते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज के नाम पर, ठीक है। तो उसका 4 गुना मुआवजा कृषि भूमि का दिया जाता है, हम्म, शहरी भूमि का 2 गुना मुआवजा दिया जाता है, जो अच्छा, सर्किल रेट होता है उसका। जी, अब जो नया कानून कहता है उसके हिसाब से, हम्म, और 20% उसमें प्लॉट दिया जाता है। लेकिन जो भी भूमि इन्होंने पहले खरीदी थी, वो 2014 से पहले की है। अच्छा, 2014 से पहले की, तो उनको 10% प्लॉट
और उस समय के अनुसार जो मुआवजा होता था वो दिया जाता समझ था। गया। ना तो आज तक वो नया जमीन अधिग्रहण कानून लागू किया इन्होंने प्रदेश अच्छा। हमारे जिले में मात्र, ना उसके अधिकार उसके हिसाब से हमको मुआवजा दिया जाता है, ना प्लॉट दिए जाते हैं। भाई एक किसान परिवार है साधारण, गांव में कम भूमि होती है, रहने के लिए जगह होती है, आबादी की, जबकि खेत क्या ज्यादा होते हैं। जी। तो उस किसान का अगर कल को परिवार बढ़ेगा, क्या उसके पास 500 मीटर जगह है उसमें अपने परिवार को बढ़ाता रहेगा जीवन भर? कल शहर बसने के बाद जिस शहर के लिए आप जमीन ले रहे हो वो कहाँ जाएगा, उसका परिवार कहाँ जाएगा, उसके लिए कहाँ से जमीन आएगी? तो उसके लिए ये 20% प्लॉट दिए जाते हैं विकसित होने के लिए, कि उस किसान को पुनर्जीवित होने के लिए, विकसित होने के लिए 20% लैंड वापस दी जाती है। तो वो नहीं देते हैं, और ना जो लैंड ली जाती है उसका 4 गुना मुआवजा देते हैं, और ना एफएआर बढ़ाया है इन्होंने, ना मिनिमम प्लॉट। अगर किसी किसान के पास आप देखिए, एक जैसे 1 बीघा के हिसाब से लगा लें, किसी किसान के पास 1 बीघा जमीन है, तो उस 1 बीघे का आपको 20% देना है वापस। 80% आप रख लोगे, 20%, हाँ, तो वो 20% नहीं दे रहे हैं। और अगर उसके बाद ये भी दिक्कत कहाँ आ रही है, किस वजह से नहीं दे रहे हैं? ये जो लोकल बॉडी है, लोकल प्रशासन है, उसकी वजह से नहीं मिल पा रहा है, या जानबूझ के इसको टाल रहे हैं? ये क्या है, अधिकारियों की मिलीभगत से ये सब अच्छा। करा जाता है। और प्रदेश के मुखिया को इसमें ज्यादातर, कई बार मैंने जैसे चीजें पढ़ी हैं, देखी हैं, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। भाई जिस किसान ने अपनी जमीन दे दी, सब कुछ दे दे, उसके पास बचा क्या? और आप उसी को बसने के लिए, पुनर्जीवन के लिए आप जमीन नहीं दे रहे, तो फिर आप क्या डेवलपमेंट कर रहे हो? आप तो उजाड़ रहे हो लोगों को, आप तो गांव के गांव उजाड़ रहे हो। लेकिन मुआवजा जो दे रहे हैं वो तो 4 गुना दे रहे हैं। नहीं दे रहे। अच्छा। वो अखिलेश यादव जी के समय पे बढ़ाया था, वही मुआवजा आज चल रहा है, उससे ऊपर कोई इन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया। अच्छा, ये किसानों की मांग है। हाँ। हमने कई सोशल मीडिया पर आपके पोस्ट भी देखे हैं, आपके जो फैन फॉलोइंग है, या कई ऐसे न्यूज में भी देखा, आप आए दिन जो है विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों की वजह से आपको जेल जाना पड़ता है। डर नहीं लगता जेल जाने से? भाई देखो, जिस दिन जेल से डर गए उस दिन मैं सोच लूंगा मैं अपने घर बैठ जाऊंगा, घर से नहीं निकलूंगा। अच्छा। और जेल बहुत छोटी चीज है अगर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा करना चाहते हैं। अच्छा। मैं अपने जीवन में उद्देश्य लेकर निकला था कि मैं ये लोगों के लिए रोजगार ढूंढूं, लोगों की शिक्षा के लिए अच्छे व्यवस्थाएं करूं, अच्छी चीजों को ढूंढ कर लाऊं, अच्छे इलाज की व्यवस्थाएं हों। तो इन चीजों को लेकर मैं लोगों के बीच में निकला, और किसानों को, हमारे को, उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो अगर इनके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लड़ाई से हम डर जाएंगे, तो फिर हम उस लायक है ही नहीं कि हम उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ सकें। कितनी बार जेल हुआ है? ये 6ठा राउंड लगा। अच्छा, कितने सालों में? ये लगभग 6 साल में 6 बार जेल हुए। अच्छा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जैसे मान लीजिए अभी भाजपा सरकार है और आप एक सपा कार्यकर्ता हैं, सपा नेता हैं, यदि इन दिनों में यदि आपको पुलिस गिरफ्तार करती है, आपके साथ कोई बदतमीजी करती है या अभद्र व्यवहार करती है? नहीं, ऐसा कभी सामाजिक आंदोलन में ये बहुत कम होता है। अच्छा। कई बार होता है कि मतलब ऐसा तो नहीं होता है कि पुलिस जो है कहे नहीं ये तो सपा का कार्यकर्ता है, इसको मारो पीटो, ऐसा तो नहीं होता है? नहीं, हमारे जो मास में होते हैं प्रोटेस्ट, जो अच्छा। अकेले नहीं होते, तो उसमें अच्छा। कई लोग जेल जाते हैं। पिछले आंदोलन, जो किसान आंदोलन हमारा हुआ, तो लगभग लगभग 200 लोग जेल गए। अच्छा। महिलाओं को वापस कर दिया, उसमें 307 जैसे हम पे गंभीर मुकदमे लगाए गए। अच्छा। तो हमें उन चीजों से डर लगता ही नहीं है कि हैबिट देखो, में है। हाँ, हैबिट में नहीं, लड़ाई लड़नी है तो फिर तो लड़ना पड़ेगा, और लड़ने से डर गए तो फिर लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। मोहित नागर जी अब अगला चुनाव कौन सा लड़ेंगे और किस चुनाव की तैयारी चल रही है? देखो, चुनाव की तो हर इंसान अपने लिए अच्छा ही सोचता है। अभी तो साधारण तैयारियां हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो लोग कहेंगे वो हम करेंगे, और सबसे पहले अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद लेंगे। अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो जो वो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। सर, आप इतने लोगों के बीच रहते हैं, आप कई आंदोलनों में रहते हैं, और आए दिन जो है आप समाज सेवा में लोगों की आवाज बनकर सामने आते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपसे बोला हो कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं? देखो, चुनाव तो अब उम्र हुई है हमारी, संघर्ष तो हम पहले से ही करने लगे, और चुनाव की रही बात, तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो जो लोग कहेंगे वो करेंगे। इससे पहले अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी का चुनाव लेंगे, और जो भविष्य में जिस लड़ाई के लिए वो तैयार करेंगे हम मजबूती से लड़ेंगे।
आज इस पॉडकास्ट में हमने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद थे मोहित नागर जी। मोहित नागर जी की वीडियो आपको सोशल मीडिया पर काफी मिल जाएगी, खासकर मौलाना वाली वीडियो आपको सभी न्यूज चैनल पर मिल जाएगी। आज इस पॉडकास्ट में हमने 2027 के आगामी चुनाव को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात की। समाजवादी पार्टी की क्या सोच है इसको भी समझा, ये भी समझने की कोशिश की कि किसानों के मुद्दे क्या हैं, किस वजह से आए दिन किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और खासकर इस वीडियो में ये जानने की कोशिश की कि आखिर 2027 में समाजवादी पार्टी के क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर समाजवादी पार्टी अगले चुनाव में लोगों के दिल में जगह बनाएगी। आज इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आज यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय दिया। हम चाहते हैं कि बहुत जल्द आप प्रदेश में एक बड़े नेता के रूप में उभरे, क्योंकि आपकी जान पहचान ज्यादा है और मैं देखता हूँ कि आपके जो फॉलोअर हैं वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत आपके सम्मान करते हैं, और आप जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जन आंदोलनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भविष्य में या आगामी चुनाव 2027 में आप महत्वपूर्ण भूमिका में समाजवादी पार्टी में उभर कर सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत